आप देख सकते हैं ये घटना चक्र का है। 32 वर्षों का इसमें टोटल क्वेश्चन है। बीपीएससी पूर्वावलोकन के नाम से आता है, एकदम लेटेस्ट वाला ये किताब है। मैं बता दूं इसका सारे चैप्टर तकरीबन कंप्लीट है। आधुनिक भारत के इतिहास जो है और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इतने बचे हुए हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में भी सारे करा दिया हूँ। लास्ट आज का क्लास है, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से थोड़ा सा समय हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा है। और आज इस क्लास के बाद आपके टोटल जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 7 नंबर प्रश्न से आज हमें कराना है इस क्लास में। यहाँ कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सी की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा करा था? किसके अगुवाई में? सियाराम सी की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का घोषणा। तो याद रखिएगा ये भागलपुर में किया गया था। देखिए, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सी के नेतृत्व में भागलपुर बिहार में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी गई थी। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। फिर से एक बार सुनिए, 11 अगस्त 1942 का दिन था, ठीक है। पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने करा था। इसको यहाँ डिटेल में समझिए। 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया था। इस पर पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने इस छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्र मृत्यु हो गई तथा अनेक घायल भी हुए थे। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन किन्होंने मार्गदर्शन किया था? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। और स्टूडेंट इसमें मारा गया था 7। उसका अभी भी वहाँ पे बना हुआ है प्रतिमा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इन सभी में से कोई नहीं किया था। क्यों? सुनिएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिया गया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन के संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्व हो गया, मतलब नेतृत्वविहीन हो गया, मतलब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। मतलब समझ रहे हैं ना, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा फिर भी चलते जा रहा है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से ही है। इसको समझने के लिए आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिए गए वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज में संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। नमक टैक्स, शराब खोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय यह है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे, आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, मतलब मारे जाएंगे। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। आठ अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए यह जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चर्चिल, क्या बोलते हैं, चर्चिल जिनको बोलते हैं, विंस्टन चर्चिल, ऐसा करके। आगे कहेगा सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का नाम महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के कौन सा प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश बिहार जो था उसके प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिसभा के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा उषा मेहता।
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस के का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस और भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाली छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगों के किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार है, गुजरात है, बंगाल संयुक्त प्रांत। तो आपको इसका आंसर दीजिएगा, बिहार में खूब सारा ये रहा और संयुक्त प्रांत में भी रहा। देखिए इसका आंसर डी होगा, 1 और 2। कैसे, उसको समझने के लिए नीचे देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी यानी संयुक्त प्रांत बोलते थे यूपी को, ठीक है, से सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़ हो गया, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र बन गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो इनको भेजा था बांकीपुर जेल भेजा गया था। ये कई बार एग्जाम आता है, एग्जाम में मतलब आया है। देखिए 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस से कार्य समिति के सदस्य नेहरू हो गए, अबुल कलाम आजाद हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष हो गए, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया हो गए, डॉक्टर सैयद महमूद हो गए। आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। अहमदनगर किले में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल भेजा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर में डाला गया था, ध्यान रखिएगा। अगर था 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो आंसर हो जाएगा पटना में ही लाए गए थे। देखिए योगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण जी के क्या, योगेंद्र शुक्ला बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल में फरार होने की घटना में यह भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही इन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। फिर से सुनिए, मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके योगेंद्र शुक्ल जी को 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया, वही बांकीपुर जेल में। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो बड़ी चतुर थे। दीपावली था 1942 में और उसी मौका पर ये फरार हो गए। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? फिर से जयप्रकाश नारायण को टिक करना होगा। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग गिरफ्तार किया गया, नेताओं को मतलब गिरफ्तार किया गया, हजारीबाग भेजा गया, तो उसमें था शिव कुमार और रामानंद। फिर से सुनिए, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे शिव कुमार और रामानंद। ध्यान दीजिए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा पटना सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमनक चक्र चलाया। पुलिस ने इस दमन के क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गई जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुआ। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं घटी जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। अगला करा, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेस से नेता गिरफ्तार न हो सके थे उनमें गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए। इसमें जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, अरुणा असफ अली के नाम प्रमुख आते हैं। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो आंसर क्या दीजिए? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल के फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आजाद दस्ता गठित कर आंदोलन चलाया था। नीचे दिए गए विकल्प में ए और बी दो तरह का चीज है, इसको पढ़िए। कारण कह रहा है
अच्छा सॉरी, यहाँ से कथन में कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन को भारत की स्वतंत्रता में देर होगी इस आंदोलन से। क्या ये सही है? देखिए पहला तो सही है, लेकिन ये गड़बड़ है। इसका आंसर सी होगा, ए सत्य है, आर गड़बड़ है। यहाँ देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो ये था बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल पटना वाला में। किनको? जगत नारायण लाल को। यहाँ कहा जगत नारायण लाल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। कौन? जगत नारायण लाल जी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो आंसर हो जाएगा श्रीमती राम प्यारी थी। समझ लीजिए, यहाँ से कह रहा है कि श्री जगत नारायण लाल बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी थी, जो स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार विधान परिषद की सदस्य भी बनी थी। कह रहा है बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद त्याग कब कर दिया? बलदेव सहाय जी ने। तो अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था 1942 में ही ऐसा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरकार द्वारा प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और दमन चक्र प्रारंभ कर दिया गया। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए। कैसे? उसको समझिए। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हीं संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गड़बड़ है वो बताना है। जैसे रैयती सरकार खेरा गुजरात, यही गड़बड़ है। समझे? यही आंसर हो जाएगा। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। प्रजामंडल तालछर उड़ीसा में, तलछर भी लिखता है। जातीय सरकार तामलुक बंगाल में। यहाँ देखिए ये जो है उसको डिटेल में समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित हुआ। जैसे प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में, नाना पाटिल के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार की स्थापना की गई। प्रजामंडल जो है तलचर तालचेर या उड़ीसा में, ओडिशा के तालचेर में प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। आगे देखिएगा जातीय सरकार तमलुक बंगाल में, बंगाल के तमलुक में जातीय सरकार स्थापित की गई, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मजबूत समानांतर सरकार थी। इसने स्थानीय प्रशासन में कई कार्यों का संभालना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। आगे है रैयती सरकार। रैयती सरकार खेरा में नहीं बल्कि बारदोली गुजरात में स्थापित की गई थी। समझे? खेरा में नहीं, बारदोली में। सरकार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान रैयत सरकार का गठन हुआ था। यह सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। वहीं खेरा सत्याग्रह 1918 में भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह रैयत सरकार से संबंधित थोड़ा भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की बात कैसे हुआ? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करा? तो आप आंसर टिक मारेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने। समझिए, कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त करी, कलकत्ता से। ठीक है। आगे कह रहा है कि वर्ष 1920 में भारतीय नागरिक सेवा ICS में, भारतीय नागरिक सेवा इंडियन में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 में हरिपुरा, गौर से सुनिए, हरिपुरा, और 1939 में त्रिपुरा। ये हरिपुरा गुजरात में है। गुजरात 1939 त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षा को त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। उन्हें नेताजी उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश ने जोड़ा था? तो ये जोड़ने वाला कोई और नहीं, जर्मनी था। जर्मनी को टिक करिए। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा स्थापित किया गया था 1939 में। कह रहा है किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली को सदमा पहुंचाया, जिससे घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो कह रहा आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। कह रहा आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं ने से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली में सदमा पहुंचा। इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। देखिए, कह रहा है व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा जुलाई 1942 में की गई। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस का आमंत्रण किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव पास किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय अधिकरण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि केपी मेनन, नेद्दाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के औपचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इन्हें द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हम हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। ये सारी कहानी इससे रिलेटेड थी। कह रहा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया था? तो व्यक्ति कौन थे? तो वो जनरल मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो ये आंसर दीजिएगा आप, मोहन सिंह थे। अगला है INA के किसके दिमाग की उपज थी और किसने उसकी स्थापना करी? तो डॉक्टर मोहन सिंह आप कह सकते हैं। अगला है आपका, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो उनका नाम था भूला भाई देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमा के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। अगला कह रहा है कि वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर स्प्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने करा था। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ठीक है, तो सिंगापुर में। कहाँ पे आया? सिंगापुर में। अगला कह रहा है आपके सामने, आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, जैसे फेडरेटेड मलय स्टेट्स, अनफेडरेटेड मलय स्टेट्स, स्टेट सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्र को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार था। मल्लाका वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। डिडिंग वर्तमान नाम मांजुंग है, वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। पेनांग वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। चौथा वो था, उसका नाम था सिंगापुर।
ठीक है। अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन स्वतंत्र देश बन गया। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई थी, तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई, तो हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943, आपको 1943 याद रहना चाहिए। अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दे दी थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 9 देशों ने टोटल इस चीज का मान्यता दे दिया था। वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को 9 देशों ने मान्यता दी थी। ये देश मुख्यतः धुरी शक्ति यानी एक्सिस पावर और जापान द्वारा समर्थित शासन थे। मान्यता देने वाले देश की सूची इस प्रकार है, जैसे जापान दिया ही था, जर्मनी हो गया, नाजी शासन, इटली हो गया, मुसोलिनी की फांसीवादी सरकार दिया था, थाईलैंड दे दिया था, बर्मा जापान समर्थित सरकार दिया था। 6 में फिलीपींस हो गया, जापान द्वारा प्रायोजित दूसरा राज्य था। मंचूरिया चीन में जापानी कठपुतली सरकार था। और बांग जिंगबेई शासन नानजिंग चीन में जापानी कठपुतली सरकार था। तथा 9वां था क्रोएशिया, धुरी राज्यों द्वारा समर्थित कठपुतली राज्य था। यह कुछ मतलब स्रोतों से स्लोवाकिया एवं अन्य धुरी संबंध राज्यों का उल्लेख हो सकता है, लेकिन व्यापक रूप से स्वीकृति राज्य की संख्या 9 ही। हालांकि यह मान्यता प्रतीकात्मक है, मतलब कितना सत है इसका कोई गारंटी नहीं है। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन बढ़ा था आगे, तो सुभाष चंद्र बोस सबसे आगे बढ़े थे। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी। इसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता था। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी कर दिया था। आगे अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो आंसर हो जाएगा सीलभद्र याजी। सीलभद्र याजी देखिए सीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को एक नया नाम दिया था, उसका नाम था स्वराज द्वीप। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आजाद हिंद फौज के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया था। अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रख दिया था। निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़ा नहीं था, तो व्यक्ति था SA डांगे, ये आंसर हो जाएगा। शहनवाज खान थे, ये जुड़ा था। प्रेम सिंह सहगल जुड़े थे, जनरल मोहन सिंह तो बनाए ही थे। कह रहा है उपयुक्त विकल्पों में प्रेम सिंह सहगल, शहनाज खान और जनरल मोहन सिंह का संबंध आजाद हिंद फौज से है, जबकि श्रीपद अमृत डांगे ऐसे डांगे का संबंध भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से है, न कि आजाद हिंद फौज से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऑल इंडिया नेवी विद्रोह, जिसमें बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था, तो वो वर्ष था 1946 का था। आगे प्रश्न देखिएगा कि रॉयल इंडिया नेवी RIN विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1946 में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों नाविकों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, आगे देखते रहिए। कह रहा है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद की विरोधी निश्चित रूप से कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है कि पंडित नेहरू जो थे भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद प्रयागराज में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति बैठक में बहुमत प्राप्त किए थे। अब एक है कैबिनेट मिशन योजना 1946 का। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था, तो भारत जो भेजा गया था वो भेजा गया था सत्ता को हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, कि आप एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करिए ताकि वो सत्ता भारतीयों को देकर चला जाए। देखिए
कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। 2 अन्य सदस्य थे जिसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर थे, जो भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर आप देंगे इसका सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। पैथिक लॉरेंस इनका नाम था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। मार्च 1946 आपका आंसर जाएगा। इसमें ई नंबर आंसर दे दीजिएगा। मार्च 1946 इज द करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। अन्य 2 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड्स के थे, एबी अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तो थे, एबी अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। ये आंसर हो जाएगा आपका। रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो बेबेल नहीं थे, पैंथिक लॉरेंस तो थे ही, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, ये भी थे, ये भी थे। अगला करा, इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? फिर से आ गया। तो एंड्रयू ये नहीं थे, एबी अलेक्जेंडर थे, पी लॉरेंस थे और एक क्रिप्स थे। अगला कर रहा है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। देखिए कह रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 तक कांग्रेस के अध्यक्ष से रहे थे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 और लॉर्ड बेबेल योजना 1945 दोनों से वार्ताएं करा था। अंतरिम सरकार का गठन 1946। देखिए अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। कह रहा है पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास था, गृह मंत्री सरदार पटेल के पास था तथा विदेश मामले और राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। प्रधानमंत्री यही बने थे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणकारों से आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ये सरदार पटेल जी ने कहा था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो था वो खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। सी नंबर को टिक करना पड़ेगा। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन सा विभाग था? फिर वही बात, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम जी को श्रम विभाग सौंपा गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बापू जगजीवन राम को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि दिया गया था। सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया गया था। कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ये जो रियासतों का विभाग दिया गया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्या कमाल का काम किए थे ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासतों, राज्य विभाग, गृह, सूचना और प्रसारण विभाग दे दिया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई थी? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 16 अगस्त 1946 को मनाई थी। ये कई बार पूछा गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाने एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शन करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही के तहत नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा था। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब वापस लेने की घोषणा करी थी? तो घोषणा की थी जून 1948 में करी थी।
इसको समझिए जरा। कह रहा है 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया था कि जून 1948 तक उनका भारतीयों का सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा था कि यदि तब तक एक संविधान का निर्माण न किया गया तो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वह जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत के संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। यद्यपि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकें। आगे कह रहा है कि ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना अवश्य हो गई है। इस सब के पीछे चाल था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? ये लॉर्ड्स के सदन में कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 को। 16 जुलाई 1947 को। देखिए जरा, कह रहा है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे विधेयक पारित कर दिया गया। यानी 15 जुलाई को 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स और फिर 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया। तत्पश्चात विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। कब विधेयक को राजकीय स्वीकृति? 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हो गया था। यहाँ देखिएगा, कह रहा है इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ उनका नाम था। जून 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग बंगाल और पंजाब का गठन हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण किया गया। राज्य विभाग की स्थापना की अध्यक्षता में की गई, मतलब राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो आंसर हो जाएगा सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। राज्य विभाग इन्हीं को दिया गया था। देखिए, माउंटबेटन की घोषणा की विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए 2 देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगा। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंप दिया था। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 का कार्यभार संभाला और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? तो वो थे मौलाना हजरत मोहानी जी ने 1921 में ही पूर्ण स्वतंत्रता की बात कह दिया था। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कितना बढ़िया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो आपको बता JB कृपलानी थे। यहाँ समझिए मस्त एक चीज कि भारत विभाजन में सत्ता हस्तांतरण के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 से अध्यक्ष रहे। इसके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। ये इस्तीफा भी दे दिए थे। वर्ष 1947 एकदम बहुत कम दिन के लिए थे ये, देख लो। कह रहा है वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? देखिए 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन, तो आंसर JB कृपलानी ही होगा। कह रहा है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 के सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो आंसर वही होगा, JB कृपलानी थे। वर्ष 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। कितना तरह से क्वेश्चन आया देख लीजिए। अगला कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टियों में से कौन सा पार्टी सत्ता में थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा लेबर पार्टी उस समय था वहां पे। देखिए, कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय क्लिबेट R एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका कार्यकाल 1945 से
51 तक था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित के उपरांत भारत छोड़ देंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। कह रहा है सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से लेकर 50 के दौरान भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। वर्ष 1952 से 54 तक में मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन? सी राजगोपालाचारी। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन भी कर लिया। कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। कह रहा है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो यहाँ से पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। पूरा अब अच्छा से पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। है तो हिस्ट्री का। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में क्या बोलते हैं व्याप्त भ्रष्टाचार व कुशासन को दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र को गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो आप फिर से आंसर दीजिए 1773 ईस्वी में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो आंसर क्या दिया? 1853 में किया गया था। यहाँ देखिएगा 1853 में चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगा। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएगी, जिसका किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे आपका भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सारे आ जाएंगे एक्ट जब पारित किया गया। तो देखिए 1835 में, फिर 1867 में, फिर 1878 में और 1908 में। देखिए सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों का नियंत्रण करने के लिए 1835 में प्रेस एक्ट ऐलान किया गया। आगे करा इसके पश्चात प्रेस पुस्तक का पंजीकरण अधिनियम लाया गया 1867 में पारित किया गया। ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पंजीकरण कराना होता था। आगे कह रहा है कि वायसराय लॉर्ड लिट्टन ने 1878 इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का है। ये तो सबसे फेवरेट वाला भी है, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता है जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस का नियंत्रण लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया था, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ भावना भड़काने की बात हो रही हो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या था? तो ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आधार बना था। ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट जो था, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। ठीक है, यहाँ समझिएगा तत्कालिक भारत सचिव एडविड मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रांतों में लाया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ करा गया? तो आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। आगे करा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो, मतलब मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। तो पृथक निर्वाचन मंडल जो है भारत में आया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। आगे कह रहा है भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। यहाँ कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को काम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन के अधिनियम से हुआ था। तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव कार्यभार करने के लिए एक उच्चायुक्त का नियुक्त किया गया। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना, इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि था। उच्चायुक्त और उसके सहयोग को वेतन का व्यय भारत के धन से ही होगा। कह रहा है नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय डैश था।
तो ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो था मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं कैसी होनी। देखिए, साइमन आयोग को नियुक्ति करने वाले अनुदान पंथी राज सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना के अंतिम देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रतिरूप प्रस्तुत कर दिया कि कैसा संविधान होगा। कह रहा है इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम के बाद जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर लोग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल मांग अस्वीकार किया था और साथ में इस रिपोर्ट द्वारा डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए एक समान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार की राज्य से पृथककरण। कह रहा है कि इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेकर थे किंतु इंजन नहीं था। आंसर हो जाएगा 1935 अधिनियम में। समझिए जरा, 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है इंजन ही नहीं है। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, 47 से 64 तक रहे। वे पंचशील नेता तथा गुटनिरपेक्षता के विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। करा ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 वाला। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 में आया, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 में आया था। यहाँ समझिए, कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था 1955 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्ट? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को सुभाष चंद्र बोस ने गुलामी का चार्ट बताया। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारत राज्य दोनों शामिल थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय हो गया। केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदन, जो राज्यसभा लोकसभा बोलते वो हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समाप्त की तो क्या हो जाएगा? प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। प्रांत में जो द्वैत शासन व्यवस्था था इसको समाप्त कर दिया था 1935 वाला, लेकिन केंद्र सरकार में द्विसदन बना दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की फलस्वरूप आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों पर भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षण सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक विशेषता नहीं है? तो देखिए, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ऐसा कुछ विशेषता नहीं है। देखिए, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया और भारत के संघ का प्रस्ताव हुआ। यहाँ देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत के संघ का प्रस्ताव हुआ, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थे, परंतु 1935 के अधिनियम के मूल्यांकन का प्रावधान इनमें नहीं था। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों के शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैत शासन आदि की प्रावधान भी किए गए थे। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित ही है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, केंद्र में द्वैत शासन आदि प्रावधान लाया गया था। आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संवैधानिक सभा का सभापति चुना गया। तो सभापति कब वो चुने गए थे, ये इंपॉर्टेंट में आता है। तो दिसंबर 1946 में चुने गए, दिसंबर 1946 में। कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को
ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 उस बैठक में अस्थायी जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला कराया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये हो गया 1786 एक्ट के तहत मिला था। इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसला को रद्द कर सकता था। ये कितना गलत है। एक तो काउंसिल है, वो फैसला लेगा, उसको भी ये जो हेड है वो उसको रद्द कर सकता था। देखिए, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, तो आंसर दीजिएगा कब? 1784 को पास हुआ था। यहाँ देखिए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। भारत में गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि नागरिक और सैन्य अधिकारों को भारत और ब्रिटेन की अपनी संपत्ति के वितरण का खुलासा करने के लिए कहा गया था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा सर लियोनेस कार्टियस को माना जाता है। सर लियोनेस कार्टियस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। उन्होंने द्वैत शासन संबंधी विचार भारत सरकार ने 1919 का आधार बने थे। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस टाइप के क्वेश्चन आया करता है। तो लॉर्ड जॉर्ज थे, लॉर्ड जॉर्ज। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविस लॉर्ड जॉर्ज थे। वर्ष 1916 से लेकर 1922 तक इंग्लैंड यूके के प्रधानमंत्री रहे थे, 1916 से 1922 तक। अगला करा है, मुद्दिमन कमेटी को किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये द्वैध प्रणाली पर मुद्दिमन कमेटी बनाया गया था रिपोर्ट देने के लिए। मुद्दिमन समिति यानी मुढ़ीमैन समिति की नियुक्ति वर्ष 1924 में अलेक्जेंडर मुद्दिमन के नेतृत्व में हुई थी। इस समिति का भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैत शासन के मुद्दों पर चर्चा एवं जांच के नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सदस्यों के अलावा इसमें 4 भारतीय सदस्य भी थे। शिव स्वामी अय्यर थे, आरपी परायंजे थे, तेज बहादुर स्प्रू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1925 में दे दी थी। अगला करें, आधुनिक इतिहास विविध में है। जैसे यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा कि उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। 8 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वर्ष 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय यूनाइटेड किंगडम की सत्ता संभाली थी। इस प्रकार उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया। सोच के देखिए, 70 साल तक लगातार शासन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा प्रणाली के अग्रणी थे, ये सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा भी दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो इसका आंसर डी जाएगा, एक से ज़्यादा करेक्ट है इसमें। कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। वर्ष 1813 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अतः विकल्प डी सत्य हो जाएगा। यहाँ करा फ्रांसीसी क्रांति के नारे। फ्रांसीसी क्रांति के नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यहाँ देखिएगा, कह रहा है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, भाईचारा का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देह है, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया में प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। क्लास 10th में ये सब चीज़ को पढ़ना था। आगे देखिएगा, सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जमालुद्दीन अफगानी। देखिए, सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वह अंग्रेजी शिक्षा में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने किया। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और उनके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी करा था। करा एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य की अधिक मूल्यवान है। समझे, एक अच्छे
यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो ये कहने वाला था टीबी मैकॉले ने कहा था। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब समस्त साहित्य का अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, विचारों और रुचि बुद्धि अंग्रेजी हो। निम्नलिखित में कौन युग में सही है? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है तो सही है। 1908 में कांग्रेस में फूट पड़ा, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ये 1907 में हुआ था। और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ, ये सही है, यानी कि इसका आंसर सी जाएगा। 1 और 3 सही है और 1 तो गड़बड़ था। यहाँ करा बंगाल विभाजन 1905 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ, कांग्रेस में फूट, कांग्रेस विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई? संथाल विद्रोह 1855 के करीब में हुआ था, 1855-56 में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करिएगा 1899 करीब में हुआ था, 99 से लेकर 1900 के बीच हुआ था। ताना भगत आंदोलन ये बाद में जाके होता है, 1914 से 21 तक चला था, 1914 से आगे चला था ये ताना भगत आंदोलन। तो कह रहा है कि सबसे पहले आपको संथाल विद्रोह ही हुआ था, यहाँ दिया गया है, आप देख लीजिए। संथाल विद्रोह की बात करें 1855-56, बिरसा मुंडा का 1899 से 1900 तक, और ताना भगत आंदोलन 1914 से प्रारंभ हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है, लाल कुर्ती वाला। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक के स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे, जिसका कारण खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान को फरब ए अफगान की उपाधि दी। उन्होंने पख्तून नामक एक पत्रिका पश्तो भाषा में लिखी, जो बाद में 10 रोजा नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे कह रहा है आपका कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये था 1872 में ही प्रारंभ किया गया था। कह रहा है अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार आंकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से चालू हो गया, जब हर 10 वर्ष पे होगा। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बलिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा जोरावर सिंह ने किया था। कह रहा है कि कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेनानायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 से 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। 1841 ईस्वी में पश्चिमी तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए थे वो। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, वो पल था कब? तो 1877 को। यहाँ देखिएगा, कह रहा है ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। लॉर्ड लिप्टन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबन और वैभव का करोड़ों रुपए व्यय किए, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बांसुरी बजा रहा था और रोम जल रहा था। यहाँ कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? कह रहा है लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो ये सही है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था तकरीबन, ये गड़बड़ है, समझे। आगे कह रहा है कश्मीर राज्य में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन 15/8/1947 के दिन हस्तांतरित किए गए थे, तो ये भी गड़बड़ है। 26 अक्टूबर को किया गया था, तो ये भी गड़बड़ है।
आगे है कि शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये सही है। फिर के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही है। इसका आंसर ए चला जाएगा, इसमें 1, 4 और 5 सही है। डिटेल में यहाँ से समझ लेंगे हम लोग। कह रहा है मीर लईक अली हैदराबाद के निज़ाम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट यानी निज़ाम के शासनकाल में हैदराबाद के आखिरी प्रधानमंत्री थे। कह रहा है हैदराबाद के भारत में सम्मिलित हेतु ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में 5 दिन की अवधि का था। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत के अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में कथन 1, 4, 5 सही है। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, ये कहा गया था। ये महात्मा गांधी जी का कहा हुआ है, समझे, इसलिए ई आंसर जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि यह कथन महात्मा गांधी का है जो उन्होंने लुई फिलिस को दिए एक साक्षात्कार में कही थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। भारत स्वतंत्रता संग्राम, होम रूल आंदोलन है। ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में कौन सा सही कालक्रम है? अच्छा, होम रूल आंदोलन, सबका अगर डेट जान जाएगा तो काम हो जाएगा। 1916 में हुआ था, लेकिन अप्रैल 1916 में। सूरत विभाजन की बात करिएगा 1907 में हुआ था, अभी आपने देखा है। मार्लेमेंटो सुधार की बात करिएगा तो यह आया था 1909 में। और खेरा सत्याग्रह हुआ था मार्च 1916 में हुआ था। अब इससे सेट करिएगा तो सी नंबर आपका सेट बैठ जाएगा। सूरत विभाजन 1907 में, मार्लेमेंटो सुधार 1909 में, होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में और खेरा सत्याग्रह मार्च 1918 में। माफी चाहते हैं, गलती थोड़ा मैंने बताया, खेरा 1918 वाला था। 17 में तो चंपारण नहीं हुआ था। अगला कारण, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता अंत्योदय। देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब में सबसे गरीब की सहायता करना। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से प्रभावित होकर ऐसा कहा था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा एन.एम. राय जी थे। इसको समझिए जरा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एन.एम. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय भी थे। आगे कह रहा है राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाई गई राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय। आगे करा है स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिक पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद हृदय व आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्हें स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवाद के आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा था। आगे करा है लॉर्ड सिन्हा। अच्छा, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद के त्याग पत्र दे दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर। हाँ, थोड़ा देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, समझिए जरा। कह रहा है सत्येंद्र परसोनो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के वीरभूमि के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में शामिल किए गए। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए। 1920 में, समझे, जो प्रशासन में पदच्युत प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें 1921 में अपने पद का इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कह रहा है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह कहने वाले कोई और नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद को प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। यहाँ देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर दीजिएगा। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, ये गलत है। 1922 में किया गया था। देखिए, चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन हाथ खींचा, ये सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। तो ये दोनों पॉइंट सही है। इसका आंसर कहाँ चला जाएगा? ए नंबर में देंगे हम लोग। यहाँ समझ लीजिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 4 फरवरी कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 को। देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्याय में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के किस मदद की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से ज़्यादा आंसर देना पड़ेगा। देखिए, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों का आग्रह था। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम, खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन भी किया गया। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों से उसकी उपलब्धियों गर्व करने का आग्रह किया गया। तो ये सारे पॉइंट सही हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम में सजाइए। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च आपको पता है 1930 में हुआ था और 30 में हुआ था। साइमन आयोग 1927 में ये गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, भारत आया था 1928 में, लेकिन साइमन आयोग सिर्फ लिखा है तो 1927। पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। पहले गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद पूना पैक्ट होता है। ठीक है, इसको सजाइएगा तो आपका सज क्या आएगा? बी नंबर। यहाँ समझ लीजिए, कहा जा रहा है कि दांडी मार्च 1930 में, साइमन आयोग का गठन 1927 में, पूना समझौता 1932 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये एस गोपाल द्वारा लिखा गया है। समझिए, एस गोपाल जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास के फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस औपनिवेशिक दमन साम्राज्य के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये कथन एस गोपाल का है, सीडीपीओ में आया हुआ है। कह रहा है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे। यह याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। तो आंसर रॉबर्ट मोंटगोमरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, रॉबर्ट मोंटगोमरी नामक प्रसिद्ध अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की कि ब्रिटिश से विरुद्ध बगावत करें। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो आंसर हो जाएगा, निर्यात में कमी के कारण व्यापार घट गया था। कह रहा प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 18 तक चलता रहा। इसने विश्व के साथ भारत के व्यापार संतुलन को भी प्रभावित कर दिया। इस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निर्यात में कमी के कारण भारत को व्यापार में बहुत घाटा हुआ। कह रहा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया? देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया? तो आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। बिहार समाजवादी पार्टी जो गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य सहयोगियों ने भी इस पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, किसका मुख्यालय पटना है, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये गठन 1908 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएगा। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में पटना में किया गया था। इसका सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी। कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया था, बताइए? तो अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन का आगमन कब होता है? तो
क्रिप्स मिशन का मार्च 1942 को। मतलब क्रिप्स मिशन पहले आया था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन लॉर्ड वेवेल जो अक्टूबर 1943 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन तो ये 1946 में आया था। जब इसको सजाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या मार्च 1942 वाला क्रिप्स मिशन सबसे पहले आया था। यहाँ से समझ लीजिए क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड अक्टूबर 1943, वेवेल का आगमन हुआ था। आगे कर कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 1946 में होता। क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है। आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए कोई क्वेश्चन की कमी है ही नहीं। मैच कराना है। बारदोली कहाँ पे है? तो बारदोली आपका गुजरात में है। चौरा चौरी कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में है ये। यरबदा जेल जो है ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। नोआखली पश्चिम बंगाल, यरबदा जो है महाराष्ट्र में है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरा चौरी वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बाद 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना को जला दिया, जिसमें 22 या 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना में दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरबदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखाई पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता के समय भीषण दंगा हो गया था। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ। क्लियर है? सॉरी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्ट ये पढ़ने लगा। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जिनको गुरुदेव कहा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्व विख्यात विश्वविद्यालय परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। गुरुदेव के नाम से भी इनको जाना जाता था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कह रहा है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद महिला का योगदान, तो आंसर हो जाएगा अरुणा असफ अली का सबसे बड़ा योगदान है। देखिए यहाँ समझिए, कह रहा है अरुणा असफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं कौन? अरुणा असफ अली और सुचेता किटमानी भूमिगत आंदोलन के 2 प्रमुख महिला संगठन करनी थी। अरुणा असफ अली भारतीय राजनीति में 1947 और 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। वर्ष 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को रूस में यात्रा की। वर्ष 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के संगठन में सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली में मेयर बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है यह पैट्रियाटिक समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 में भारत राजनीति में सर्वाधिक योगदान देती रही। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अमहरा। देखिए, रामचंद्र शर्मा अमहारा पटना के निवासी थे। ये बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता रहे थे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपको पता है प्री में आया हुआ है 2001-2002 के समय ही। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट। देखिए, नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही है कि शांति, निःशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। ध्यातव्य हो कि सितंबर 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1961 में बेलग्राड में आयोजित किया गया था। आगे कहा कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक बर्चस्वाली जाति यानी डोमिनियन स्टेट्स नहीं थी।
तो आंसर हो जाएगा आपका कुर्मी नहीं था। राजपूत रहता था, भूमिहार रहता था, कायस्थ था, लेकिन कुर्मी नहीं था। देखिए कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ वर्चस्वशाली जाति या डोमिनियन स्टेट थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली नहीं था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जी। समझिए यहाँ से, अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। 1940 से 46 6 साल तक। इंडियन बीन्स फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। एक किताब भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखिए, इंडियन बीन्स फ्रीडम। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो आंसर हो जाएगा आपका, इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सेल, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रयूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। ये यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है। वे वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज के अध्यापना कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रिकाओं के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सेल ने 20वीं सदी में पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की स्थितियों को लिखने का कोशिश किया और लिखा भी। कह रहा है रजनी पामदत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद के लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। अगला है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनकी मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणकारों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था। ये कहने वाले कोई और नहीं, सरदार पटेल जी ने कहा था। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएगा। मौलाना हजरत मोहानी ने। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने किया। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग उठा दी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। कह रहा है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता तो कोई और नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा है। अब श्री कृष्ण से कुछ लोग खोजने लगेंगे, नहीं, आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लिखा कि उन्होंने आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथककरण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संवैधानिक सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करा था। तो 23 वाला जो किया गया था वो किया था पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। यहाँ देखिए इसका आंसर डी जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए अगस्त 1923 में संपन्न अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसका आयोजन बनारस में हुआ था। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी सम्मिलित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन जोड़ी सही है। विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, नहीं, ये गड़बड़ है, ये फर्स्ट थे, ये पहला नंबर का था विनोबा भावे। CR दास देशबंधु, ये सही है, चित्रंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। विलियम बेडरबन 1907 के कांग्रेस सभापति, ये सब गड़बड़ है। जो सही था उसमें टिक लग गया। अब यहाँ देखिए वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे सत्याग्रही। जवाहरलाल नेहरू द्वितीय नंबर पर थे, सत्याग्रही बने थे। चित्तरंजन दास जो है एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। वर्ष 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था।
जबकि विलियम बेवंडर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1889 से वह 1910 में चुने गए थे। आगे करा 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किया था। समझे, लंदन में करा था। ये जो पेरिस दिया गया है यहाँ लंदन होना चाहिए था। आगे करा है मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता था, तो उसको कहते थे हम लोग मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए वर्ष 1950 स्थापित धर्म संघ मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता था। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच से सीमा मुद्दों पर हल करने के विफल रहा, जिसने अत्यंत संघर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा पंचशील समझौता। पंचशील या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए, परंतु यह समझौता असफल रहा। भारत चीन के मध्य 1962 में युद्ध भी हो गया। कह रहा है एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई के पहले निदेशक में हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम थे। यहाँ देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने हुए थे। यहाँ पे कह रहा है स्वदेशी सेवक होम, ये कहने वाले कौन थे? स्वदेशी सेवक होम ये कहने वाले इसका मुख्यालय वैंकूवर में था। ठीक है, इसका डी आंसर, एक मिनट, स्वदेशी सेवक होम जो था ना ये रंगून में था। रुक जाइएगा, थोड़ा सा सही करने दीजिए। यहाँ पे कुछ आंसर जो दिया गया ना ए नंबर ये गड़बड़ है। देखिए कैसे, ये जो है स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में है। यूनाइटेड इंडियन हाउस जो है सियाटल में है, और युगांतर आश्रम जो है सैन फ्रांसिस्को में है, और INA आज़ाद हिंद फौज जो है रंगून में है। तो इसका आंसर आपको डी जाएगा। समझे, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका सही है लाइन से। यहाँ देख भी सकते हैं, स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में, यूनाइटेड इंडियन स्टेट सियाटल में, युगांतर आश्रम है सैन फ्रांसिस्को, INA आज़ाद हिंद फौज रंगून में। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये भी मैच द कॉलम है। फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली। तो 49 का है समाचार पत्र। अगर देखिए फ्री हिंदुस्तान जो है तारकनाथ दास का है, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 का डी। फ्री इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी का था, इंडियन ओपिनियन, तो यहाँ चला जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करिएगा तो दादा भाई नौरोजी का था वॉइस ऑफ इंडिया, और बंगाली जो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। यहाँ देखिए, तो आंसर इसका बी दीजिएगा। ठीक है, समाचार पत्र जो है संपादक फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे है आपका राजनीतिक संगठन संस्थापक, खाकसार सोशलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। 4 का ए सबसे पहले जो आता है वो मार लीजिए। तो 4 का ए यहाँ और यहाँ पे है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। और हम लोग क्या जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं सोशलिस्ट पार्टी जो है, तो है BR अम्बेडकर था, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। सॉरी, सोशलिस्ट पार्टी BR अम्बेडकर का नहीं, ये था जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, तो 2 का सी हो जाएगा। तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी उसी तरह हो जाएगा। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी जो था ये था आपका BR अम्बेडकर जी का, और ये तो जान ही गया सुभाष चंद्र बोस का था। तो 1 बच गया। खाकसार जो था आपका इनायतुल्ला मशरिकी का। यहाँ कह रहा है आपका खाकसार इनायतुल्ला मशरिकी, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी BR अम्बेडकर, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्ति रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा सर ऑस्टिन चैम्बरलेन।
भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रियाल कमीशन का अध्यक्ष जो था सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। देखिए कुछ पत्र पत्रिकाएं जहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, थोड़ा देर का सेशन और है, आराम से देख लीजिए जरा। तो देखिए जरा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश तो स्वामी दयानंद सरस्वती का था, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश सरस्वती माता के सामने सब जाकर सत्य बोलता है। मूल शंकर जो कि दयानंद स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था, का जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, गुजरात के मोरबी। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी के वेदों से शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्राद्ध प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार की प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश वर्णित है। अन्य रचनाएं जो है पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो तिलक का लिखा हुआ क्या है? गीता रहस्य आपका तिलक का ही लिखा हुआ है, यहाँ समझ लीजिए। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग के विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका उनकी शाश्वत स्मारक है। कह रहा है 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो वो जो पुस्तक था इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए स्टार लगा हुआ है, या एक से ज़्यादा होगा, देखते हैं जरा। कह रहा राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तुहफा उल मुवाहिदीन, यहाँ पे है, ठीक है, क्या है? तुहफत उल मुवाहिदीन, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं के उजागर किया था। परंतु वर्ष 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। पहला किताब तो ये था, समझे, लेकिन 1815 में जो था वो था वेदांत ग्रंथ। बात समझ में आ रहा है? ये 1815 वाला था। अतः आयोग ने इस उत्तर का विकल्प ए माना, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ये आंसर इसका होगा, ये नहीं होगा। पहली पुस्तक अगर पूछे तो ये होगा, 1815 वाला पूछे तो ये होगा। बात इतना याद रखिए। यहाँ करा है बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? माइकल मधुसूदन दत्त। तीन बंधु मित्र के बंगाल नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन 1869 से 60 का उल्लेख किया गया है तथा किसानों के शोषण की बारीकी को उभारा गया है। इस बंगाल नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने करा था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसका हो जाएगा दी बिहार हेराल्ड था। गुरु प्रसाद सेन ने द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड प्रकाशित हुआ। 1874 से 75 में शुरू किया गया। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयास से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर, इंपॉर्टेंट है, पटना के सितंबर 1886 में एक उर्दू अखबार ए बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल करा था। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई थी। तो ये हो जाएगा ब्रिटिश उपनिवेश बाद भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था कि कैसे वो लोग हम लोग को लूट रहा है। वर्ष 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित हुई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। देखिए पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लिखा गया है, तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा। निम्नलिखित में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवादी जो नहीं था, तो आंसर हो जाएगा आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी नहीं था। बंगाली हो जाएगा, द हिंदू हो जाएगा, दी महर्ता भी हो जाएगा, ये सभी राष्ट्रवादी था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त हो गया द हिंदू, बंगाली, ये सब जो था राष्ट्रवादी था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचार को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो ये था आपका अमृत बाजार पत्रिका। यहाँ देखिए, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृति के प्रचार के लिए उभरते सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र सुधारक, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान, मातृभूमि आदि। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में दो भाई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल
घोष के द्वारा शुरू किया हुआ था ये। आगे कह रहा है आपका कि क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी क्रांतिकारी गतिविधि के साथ, तो यंग इंडिया उससे जुड़ा हुआ नहीं, युगांतर तक क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ, सांध्या और गदर भी था। यहाँ देखिए, यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका संपादक महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सी भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैट्रियाटिक कोस्ट नामक स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिसमें इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पर गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित था। हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएगा। तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे हिंदू पैट्रियाटिक। देखिए, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता का प्रकाशित होने वाला हिंदू पैट्रियाटिक का प्रारंभ 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादक में हुआ था। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने हुए थे। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो ये था मजहरूल हक का था मदरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मदरलैंड जो है नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजहरूल हक ने किया था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? ये लिखा हुआ है CR दास का, चित्ररंजन दास। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक चित्ररंजन दास CR दास थे। आगे कह रहा है आपका अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा है ये भी, लाला लाजपत राय जी द्वारा है अनहैप्पी इंडिया लिखा हुआ। अनहैप्पी इंडिया लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का और मराठा का, और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र का संपादन किया था। अगला है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट में जाएगा। तो ये अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद जी का है। समझिए, यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा, पहले शिक्षा मंत्री थे। अल हिलाल जो है इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जबकि जमींदार एवं द कॉमरेड की रचना सिराजुद्दीन एवं मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। अगला है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? तो ये कई बार आया है, रहमत अली का ये लिखा हुआ है नाउ एंड नेवर। यहाँ समझिए, कर रहा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में लिखा शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ एंड नेवर में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की गई थी, जिसमें उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से की गई थी। पंजाब, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इसको बोला जाता था, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान इसी तरीका का था मिला हुआ। पुस्तक इंडियन डिवाइडेड किसने लिखा है? इंडिया डिवाइडेड लिखने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट किताब जाएगा, समझे कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण प्रकाशन जनवरी 1946 में ही हुआ था। इस पुस्तक का राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। इनमें उन्होंने मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी किया है। बस एकदम थोड़ा देर का और सेशन है, आराम से देखिए और अपना राय जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर क्या दीजिएगा? राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। अगला है 1878 द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत के आकार देने का प्रभावशाली रहा था। तो यह है जी सुब्रमण्यन अय्यर द्वारा लिखा गया है द हिंदू। द हिंदू की स्थापना 1878 में ही हुआ था। जी सुब्रमण्यन अय्यर ने मद्रास में स्थापित किया था। यह अखबार 1878 में साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ था। 1889 में दैनिक अखबार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। मैच कराना है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो ये हो जाएगा, ये तारचंद का हो जाएगा, ये मैच करेगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, अगर ऐसा कहिएगा तो ये हो जाएगा के दत्त का लिखा हुआ। उसके बाद आपका कह रहा है क्या कि आनंद मठ हर कोई जानता है, राजा राममोहन राय। एक मिनट, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, ही तो बच्चा भी बता देगा। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीन्स ये लिखा गया है राजा राममोहन राय द्वारा। और आवर इंडियन मुसलमान ये लिखा हुआ है आपका W हंटर के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ होगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया तारक चंद द्वारा लिखा गया। भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया।
इसका कतना सन्यासी विद्रोह का से रिलेटेड था, आधारित। प्रिंसेस ऑफ जीन्स राजा राम मोहन राय की कृति है। आवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर की रचना है। के दत्त ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना कर दिया। आगे है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल लिखा हुआ है इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। समझिए, दुर्गेश नंदी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी 1865 में लिखित यह पहला उपन्यास था जिसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह, विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य की नई दिशा भी दिया था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया। आगे कहता है झंडा गीत किसने लिखा था, तो आंसर हो जाएगा श्यामल लाल पार्षद। झंडा गीत की रचना श्यामलाल पार्षद के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों देशभक्तियों के लिए प्रोत्साहन किया, तो ये था आनंद मठ, जिसमें सन्यासी विद्रोह का खूब वर्णन है। देखिए, वंदे मातरम गीत बंकिम चटर्जी के प्रसिद्ध कीर्ति आनंद मठ से लिया गया। इस उपन्यास का कथन सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। महात्मा गांधी एंड बिहार रोमिनेंसेस के लेखक कौन थे, तो ये लिखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ अन्य प्रमुख कृतियाँ सत्याग्रह इन चंपारण, इंडियन डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी आदि। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है, तो ये लिखने वाले हैं चंदेश्वर। देखिए, मिथिला के चंदेश्वर ने राजनीतिक रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा रस्किन बॉन्ड लिखे हुए हैं। यहाँ समझ लीजिए आ रहा है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स माई फेवरेट टेल्स ऑफ रॉज रैप्सक्लेशंस एंड नियर डू वेल्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। अगला है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कार। देशकर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था। 1904 में ही हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी के लेखक। समझे, पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्य था। इसका स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधि का संगठन के रूप में प्रचार करने के लिए उन्हें आलोचनात्मक ग्रंथ सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी। यहाँ फिर उसी तरह मैच द कॉलम है। देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है बी डी सावरकर का है, तो एक का सी आंसर इसका मतलब हो जाएगा। एस एन सेन का लिखा हुआ है 1857, एस एन सेन का लिखा हुआ है, समझे। और किसान और राज जो है एरिक रोस्ट का लिखा हुआ है। और एस बी चौधरी का लिखा हुआ है नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। यहाँ से समझ लीजिए, बी डी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। एस एन सेन जो है 1857, एरिक स्टोक जो है किसान एवं राज, और एस बी चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह लिखा है। कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्या प्रश्न है उसको देखिए। ऐतिहासिक मूल के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था, तो ये हो जाएगा अभिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अभिंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे द्वारा वर्ष 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है। यहाँ पे कहाँ से रिलेटेड क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, उसको देख लीजिए। जैसे ये सब चीज़ आराम से देख सकते हैं। असम का बिहू है,
हिमाचल प्रदेश का नटी है, राजस्थान का घूमर है और आंध्र प्रदेश का बुर्रा है। आंध्र प्रदेश का बुर्रा, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नटी और राजस्थान का घूमर है। आगे आपका है हरिप्रसाद चौरसिया, यही सही है, बांसुरी से ही संबंधित है, ये सही है। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई है। जाकिर हुसैन हो गए या अल्लाह रक्का खां, अल्लाह रक्का खां और जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, ये समझे। ये दोनों का व्यक्ति का क्या हो जाएगा, तबला, और इनका तो शहनाई है, ये है। नेक्स्ट है थाडिंग्यू महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा म्यांमार में मनाया जाता है थाडिंग्यू महोत्सव। समझ लीजिए थोड़ा, थाडिंग्यू महोत्सव का आयोजन म्यांमार में किया जाता है। इस त्यौहार में म्यांमार में प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सव है। यह त्यौहार म्यांमार के थियंगयान त्यौहार के पश्चात दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। ज्ञातव्य हो कि त्यौहार 3 दिन तक चलता है, जिसमें पूर्णिमा के एक दिन पूर्व का दिन, पूर्णिमा के दिन के पश्चात। स्मारक राज्य में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? दोनों सही है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है और चित्रदुर्ग के किला कर्नाटक में, दोनों सही है। समझ लीजिए जरा, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जनपद के थानेश्वर में स्थित है, जबकि चित्रदुर्ग का किला कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। बारावती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? बारावती किला भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओडिशा में है। देखिए समझे, बारावती किला भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। इस किले का निर्माण गंगवंशी राजाओं द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यह ओडिशा के कटक क्षेत्र में स्थित है। आगे देखेंगे तो पारंपरिक खेल और राज्य और जहाँ खेले जाते हैं, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 1 का 2 होना चाहिए। कालिरिया पिट्टू जो है केरल का है, ठीक है। और बी का 4 हो जाएगा। तीरंदाजी जो है आपका मणिपुर का हो जाएगा। और जलीकट्टू जो है आपका तमिलनाडु का है। मलखम्भ जो है मध्य प्रदेश का है आपका। यहाँ से समझिए, कलारी पट्टू जो है पयट्टू केरल का है, तीरंदाजी मणिपुर का है, जलीकट्टू है तमिलनाडु में, मलखम्भ जो है मध्य प्रदेश का है। अगला आप देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार राज्य युग्म सही है? तो मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात में होता है और बानेश्वर मेला राजस्थान में लगता है, तो दोनों इसके सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को विचार करिए, ठीक है। और क्वेश्चन आगे वहां पे मैं पढ़ के बताता हूँ, कथन सही है सो बताना है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्य का एक महोत्सव है, ये सही है। ये गड़बड़ है तो इसको छोड़ दीजिए, जो सही है उसको फिलहाल पढ़ते हैं। महाभारत, राधा कृष्ण, बल्ली मुखा, मुखगा, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं के संवेदनशील नृत्य स्वरूपों का माध्यम से जीवंत किया जाता है। पृष्ठभूमि ऐतिहासिक अर्जुन ताप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत की जाती है। ये भी सही है और ये भी सही है। इसका आंसर जाएगा आपका बी। 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। देखिए, मलपुरम नृत्य उत्सव भारत के उल्लेखनीय त्योहारों में से एक है, जो कि पूरी तरह से देश की पारंपरिक ललित कलाओं को समर्पित है। यह महाबलीपुरम में 4 सप्ताह तक मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है? तो गणगौर त्योहार राजस्थान का है। देखिए, उपयुक्त विकल्पों में गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन लड़कियां व महिलाएं शिवजी और पार्वती जी की पूजा करती है। होयसल कला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। होयसल कला के बारे में और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो 4 छोड़ के ये सही है। देखिए, होयसल शैली जो है 1050 से 1300 ईस्वी कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुआ था। आगे है, होयसल कला की शुरुआत एहोल, बादामी और पट्टडकल का आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है। इस कला को नियोजित करने वाले एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है। यहाँ समझिए, होयसल शैली 1050 से 1300 कर्नाटक दक्षिण क्षेत्र में विकसित हुई थी। होयसल कला की शुरुआत होयसल, बादामी, पट्टडकल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है।
इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है। यहाँ समझिएगा, होयसल मंदिर अलंकार से युक्त अलंकारी सेलखड़ी का प्रयोग अधिकतर किया गया है। सेलखड़ी पत्थर की अपेक्षा नरम होता है। भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा मेला, कौन सा उत्सव कहाँ होता है, उससे रिलेटेड। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा छोड़कर। ठीक है, इसमें कह रहा है केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्यालय आकर्षक भव्य के रूप में सजाए गए हाथियों की परेड होती है। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। कार्तिकगई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। देखिए, पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले में किया जाता है। पुष्कर में ही प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, पुष्कर जैन तीर्थकों के लिए भी प्रसिद्ध है। बिहू असम मनाया जाता है। पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षक हाथियों को परेड ही है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एकाम्बरेश्वरार मंदिर है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देव महादेव समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो आंसर हो जाएगा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से हुआ था। देखिए, पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने से पहले प्रयास से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्था तथा मालिकाना आधार पर चलाया जाता था उस समय। और यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। कैसा लगा सेशन, कमेंट्स में बताइएगा अपनी राय। कुछ भी और नया चाहते हैं आप हमें बताएंगे। आगे जो आपको सेशन आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था आएगा, फिर हम आपको इकोनॉमिक्स भी करा देंगे। इसमें भी 3 क्लास हम लेकर आएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का कम से कम, तब जाके आपको होगा, या 2 क्लास, बड़े बड़े क्लासेज रहेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आज पीडीएफ अपलोड किया जाएगा, उतना दिन से नहीं किया गया था। कारण यह है कि 3-4 पार्ट आने के बाद करना था हमको एक साथ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको आसानी रहेगा। जब वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ऐसे चीज़ आपको मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए।